नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम आर्डेंट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपका रेलवे ग्रुप डी में जो 100% सिलेक्शन हो जाएगा या फिर 100% नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। आपका जो सपना है नौकरी लेने का रेलवे ग्रुप डी में आपका वो पक्का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो 2018 में जो पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें मैंने सिलेक्शन लिया था, मैंने ज्वाइन भी किया था। ठीक है, तो इस कारण से मुझे सारा आइडिया है क्या क्या बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पूरा हो सकता है, 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। कई बच्चों ने मुझे डाउट अपना पूछा है मेरी पिछली वीडियोज़ में, मैंने हर एक का जवाब देने की कोशिश की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ कि 24 सितंबर जो है 2018 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। आपका भी ऐसा ही जो है एडमिट कार्ड रहेगा। ये मैंने थोड़ी कटिंग करके आपको दिखाने के लिए लगाया है कि एडमिट कार्ड ऐसा आएगा आपका। मेरा जम्मू में पेपर हुआ था, मेरा अलग स्टेट से आता हूँ मैं, पर मेरा जो है जम्मू में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सारा रहता है। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम रहता है। जैसे कि पहले तो CBT ओनली 1 था, अभी CBT 1 और 2 दोनों होंगे। पहले CBT 1 एग्ज़ाम होगा, फिर आपका दूसरा पेपर होगा। इसके बारे में सारा आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको क्लियर करना है ये सारी चीज़ें। अगली वीडियो में मैं आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 100% सही बोल रहा हूँ। आपको यही चीज़ें आपको काम आने वाली हैं जो भी मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको ये पॉइंट सारे क्लियर करने हैं, सिलेबस सारा क्लियर करना है। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी काफ़ी समय पहले से शुरू कर दी हुई है और कई बच्चे होंगे जिन्होंने इसी साल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है। जब आपको नोटिफिकेशन आया कि फरवरी में पेपर होगा आपका, तभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है। और ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है एग्ज़ाम की। तो ये जो मैं पॉइंट बताऊँगा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप फ़िलहाल सिर्फ CBT 1 पे जो है फोकस करें। आप बिल्कुल भी CBT 2 की जो टेंशन है वो बिल्कुल लेके ना बैठे और ना ही अपने फिजिकल को लेके कुछ भी टेंशन ले। इन दोनों को फ़िलहाल के लिए भूल जाएं और सिर्फ CBT 1 पे जो है अपना फोकस करें। तो अभी आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CBT 1 जो रहेगा आपका थोड़ा इजी रहेगा। आप उसकी जो कट ऑफ आएगी वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप ये सारे पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ अगर आप अच्छे से उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जनरल साइंस की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा MCQs पे जो है फोकस ना करें। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो है उसको पकड़ें। एक टॉपिक को पकड़कर उसको अच्छे से समझकर उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी जनरल साइंस के पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं, इसलिए इस पे भी ज़्यादा फोकस करें। टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें, MCQs पे अभी ना जाएं। ठीक है, तो अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाएगी, आप अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि जैसे मैंने तैयारी की थी, टॉपिक वाइज पढ़ा था। MCQs अगर आपको कर रहे हैं तो आपको अगर आप YouTube पे जाएंगे तो कितनी सारी वीडियोस ऐसी मिल जाती हैं जो MCQs आपको जिस पे मिल जाते हैं साइंस के। ठीक है, तो आप कितनी वीडियो देखोगे, इससे अच्छा आप टॉपिक वाइज तैयारी कर लो। जितने भी मोटे मोटे टॉपिक होते हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि क्या क्या जो है एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है उसके रिगार्डिंग या फिर प्रीवियस पेपर जो है उनके रिगार्डिंग जो भी मुझे लगेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
उसको मैं आपको सारा डिटेल में सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपके पास अभी दिन बचे हैं जितने भी हैं, आप दिन रात एक कर दो और टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करो जैसे मैंने किया था, ठीक है। एमसीक्यूज पे जाओगे, एक दिन आपको याद रहेंगे, दूसरे दिन आपको भूल जाएंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस का आप ऐसे कर सकते हो। और एक और बात कि बायोलॉजी और फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री के, ठीक है, ये भी बात याद रखना। और आ जाते हैं अभी मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स का मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये भी टॉपिक, पहले अपने टॉपिक क्लियर करो, ठीक है। जैसे आपने साइंस के किए वैसे आपको मैथ्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 7 से 8 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपको बेसिक मैथ तो आता ही होगा, प्लस माइनस करना, तो उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, रेशो वाले हो गए। तो ऐसे जो मोटे मोटे टॉपिक हैं आपको क्लियर करने हैं 6 से 7 दिनों में, ठीक है, 6 से 7 दिनों में, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है आपका। 23 फरवरी को जो पेपर है आपके पास टाइम कम है, तो आपको 6 से 7 दिन में ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेने हैं। तो उसके बाद आपको जमकर इनकी प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाओगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आपने सारे टॉपिक कर भी लिए, अगर जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा, आपको टाइम कम है तो 6 से 7 दिन में आपने सारे YouTube से आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं आसानी से, आपको जैसे पता है, ठीक है। ढूंढने मत बैठ जाना कि किसका अच्छा है या किसका नहीं, बस एकदम से टॉपिक पकड़ के जो भी आपको सही लगेगा उसको कर लेना। 6 से 7 दिन में अपने टॉपिक क्लियर कर लेना, उसके बाद उसकी जमकर प्रैक्टिस करना। और इतने हाई लेवल के क्वेश्चन मत पकड़ना CBT 1 के लिए। इजी क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस के हो जाएंगे, रेशियो वाले हो जाए, या फिर मैं आपको अलग से वीडियो बना के सारा बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैथ का, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन भी इजी रहेंगे, आपको इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर टफ आएंगे भी वो भी 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बाकी इजी रहेंगे, ठीक है। इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो सकता है कि जनरल साइंस में आपको एक आधा तुक्का ना लगे, इसमें जो आपके आंसर निकलते हैं वो परफेक्ट निकलते हैं। और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग की आ जाते हैं बारी, तो इसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही करना है, ठीक है। जैसे डाइस वाले टॉपिक हो गए, डायग्राम वाले टॉपिक हो गए, मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं। इसमें भी आपको ये क्वेश्चन इजी आएंगे, बड़े ज़्यादा इजी होते हैं जनरल साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इसको अगर टॉपिक वाइज भी करो, या फिर अगर आपको टॉपिक वाइज नहीं भी करना, आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन शुरू कर दो, ये इजी आएंगे आपको। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पर डे आपको सोल्व करने चाहिए रीजनिंग के, मुझे लगता है यहाँ, ठीक है। 23 तारीख को पेपर है, उससे पहले आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो है हर एक कैटेगरी के आपको अलग अलग से जो है टोटल 30 क्वेश्चन आपको सोल्व करने ही चाहिए रोज के, ठीक है। तो ये इजी आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जोर आपको साइंस और मैथ पे लगाना पड़ेगा। और इसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूसेंट से ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने लूसेंट पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन पकड़ लो, और पॉलिटी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पकड़ लो, वही आएंगे। इकोनॉमिक्स में अपना माथा मत खपाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, तो उसे मत पकड़ना। जनरल साइंस का जो है मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वाइज NCERT पकड़ लो, चाहे अगर टॉपिक वाइज यूट्यूब से मिलता है तो वहाँ से कर लो। जनरल अवेयरनेस बाकी जो है वो लूसेंट से करनी बेहतर रहेगी। तो करंट अफेयर में आपसे वही ज़्यादा जो डिटेल में नहीं पूछते, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो आपको वही डेज वगैरह याद कर लेने अच्छे से, कौन इस टाइम पे किस पोस्ट पे है वो आपको याद कर लेने हैं, मिनिस्ट्री में कौन कौन है तो वो चीज़ें आपको याद कर लेनी है। त्यौहार आपको याद कर लेने हैं, जो डांस फॉर्म्स होती हैं उनको याद कर लेने हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो कवर कर लेना थोड़ी सी, ठीक है।
तो ये था सारा करंट अफेयर पे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो ज़्यादा फोकस मत करना, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से आपका काम बन जाएगा, और करंट अफेयर का थोड़ा बहुत देख लेना, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जनरल रीजनिंग का मैंने बता दिया, इजी क्वेश्चन रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया, पहले टॉपिक वाइज क्लियर करो, तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस करो। 6 से 7 दिन टॉपिक करो अच्छे से, पूरा दिन आपके पास पड़ा होता है, आप अच्छे से तैयारी करो, पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे तैयार करना है, ठीक है। अगली जो चीज़ है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने पढ़ लिया, आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पे कभी काम ही नहीं किया, कभी चलाया ही नहीं है, तो उनको मैं सुजेशन देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कहीं से भी आप थोड़ी सी नॉलेज ले लें कि माउस कैसे चलाते हैं, क्लिक कैसे करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको क्लिक करके वहाँ पे आगे आगे बढ़ना है। वो अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा मैं बता दूंगा, फिर भी आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं से भी आपको थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का थोड़ा सा आइडिया ले लेना। जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया, जिन्होंने चलाया उनके लिए ठीक है कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब पेपर में जो आपके पास पेपर टाइप एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें आप इतने नर्वस नहीं होते। पर जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें टाइमिंग सामने चल रही होती है, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो उस चीज़ को आपको हावी नहीं होने देना है। तो नर्वसनेस को कैसे भगा सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ठीक है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नर्वस नहीं होना, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन गलत करा सकता है, ठीक है, आपकी नर्वसनेस, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इस पेपर में CBT 1 और CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको वही क्वेश्चन, मैंने ये पहले भी चीज़ बताई थी, आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको लगता है कि मुझे 100% आते हैं, 100% ट्रू जो आपको आते होंगे वही आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये क्यों, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। जब आप पेपर देने बैठते हो ना, तो आपको थोड़ा सा लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको वो तुक्का नहीं लगाना है, जिसको बोलते हैं ना तुक्का, वो नहीं लगाना है। जो आपको 100% आते होंगे वही लगाना है। जैसे मान लो कि 120 नंबर का जो है 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। मान लो 55 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो एग्ज़ाम जो है मेरा अच्छा नहीं जा रहा, 55 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो और कर लेता हूँ तुक्के मार के। मान लो उसने 10 और क्वेश्चन तुक्के मार के कर लिए, तो उसका नेगेटिव मार्किंग करके बहुत ही नीचे जो है स्कोर चला जाएगा। अगर आपको 55 आते तो 55 पे ही रहोगे ना, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्लस पॉइंट में चले जाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपको 100% जो आते हैं वही अटैम्प्ट करने हैं। जो अगली बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, आपको जैसे पता है इन एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन होती है, चाहे CBT 1 होगा या फिर CBT 2 होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। कि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो से मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, पर इसमें मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपको, अगर आप किसी की शिफ्ट टफ है तो किसी की इजी रहेगी, क्योंकि शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स में पेपर होगा, 2-2 महीने पेपर चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने भरा हुआ है और लाख से ज़्यादा जो है वैकेंसीज़ हैं। तो 2-3 महीने जो है एग्ज़ाम चलने वाला है मुझे लगता है, ठीक है। तो कईयों की शिफ्ट टफ होगी, कईयों की ईजी होगी, इस हिसाब से उनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलाया जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि जिनके टफ जो है एग्ज़ाम रहता है उनके मार्क्स बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा भी कई बार बढ़ जाते हैं। कईयों के 55 से मैंने 65 तक होते देखे हैं, 10-10 मार्क्स या 15-15 मार्क्स बढ़ते मैंने देखे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं अगर आपने इनकरेक्ट कम किए हैं, आपने नेगेटिव जो है क्वेश्चन कम किए हैं, जो आपको आते थे 100% वही आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। आप 100% मुझसे लिख के ले लो, आपको फ़ायदा होगा अगर आपने ये चीज़ें की तो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आपको इस तरह से फ़ायदा होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बस आपको ध्यान से पेपर करना है। और तीसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें अपना, वो तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाना कुछ होता है और लगा कुछ आते हैं। 4 ऑप्शन हो गए, अगर आंसर ये होगा तो हम गलती से ये लगा देते हैं, वो भी चीज़ आपको नहीं कर रही है। ठीक है, ये कई बच्चे कई बार आपने पढ़ा भी होगा, आपने मान लो कि अपने पूरी जी जान से पढ़ा है, तो आपने अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ें गलती कर दी ना तो आपका सिलेक्शन जो है वो नीचे जा सकता है उसके रेट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है और अपना ध्यान से पूरा जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ही आंसर लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है कि अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता तो क्या। तो आपने अच्छे से तैयारी कर ली, कट ऑफ भी क्लियर कर ली और बाद में आपका मेरिट में नाम नहीं आया तो क्या होगा। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पहले CBT 1 होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप पहले CBT 1 पे फोकस करो, तो आपका CBT 1 क्वालिफाई होना ही चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपका होगा भी, क्योंकि ये इजी होगा और आप जितने भी जो दिन पढ़े हैं आप इसमें अच्छे से तैयारी करके आप, मुझे लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद होगा CBT 2, उसमें 15 गुना जो है, जो 15 गुना कैंडिडेट हैं वो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस हिसाब से CBT 1 की कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, श्योरली कम जाएगी, आपका सिलेक्शन करने का जो चांस है वो पक्का है। तो CBT 2 के लिए उसके बाद आप जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम भरा हुआ है तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते इस टाइम पे, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसमें से जो 50% बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल ज़ीरो जो है अपनी तैयारी करके जाते हैं, वो ऐसे घूमने, जो कह सकते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं। तो 50% आपकी रेस से बाहर हो जाते हैं। जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम भरा होगा उसमें से 50% तो बच्चे आप निकाल दो, उसमें से बाकी जो है वो भी 10% जो है वो अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं, जो अच्छे से मन बना लेते हैं कि आपको उनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन उन 10% से है। तो आप ये पहले बात समझ लें, क्योंकि ये बात भी मुझे भी समझते काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, तो मैं भी यही सोचता था कि इतने सारे बच्चों में से कैसे क्वालिफाई करूँगा। तो आप ये चीज़ पहले समझ लो, आपको 10% से कम्पीट करना, बाकियों से कम्पीट नहीं करना। ठीक है, तो आप ये पॉजिटिव माइंडसेट लेके आप इसकी तैयारी करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद 15 गुना बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। उसके बाद आएगा फिज़िकल। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल आएगा, उसके बाद आएगा जो है DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल DV एक ही दिन हुआ था हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये इसके बाद आएगा। मान लो आप फिज़िकल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका DV का कॉल नहीं आता। जैसे इन्होंने बताया कि जितनी वैकेंसी होगी उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे DV और मेडिकल के लिए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद अगर बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, जितने वैकेंसी होते ही ज्वाइनिंग हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पूछो, उनका कई बच्चे होते हैं जो काफ़ी देर से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका एक पेपर नहीं 2-2 3-3 पेपर इकट्ठे कई बार निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से भी बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो और भी कई कंडीशंस होती हैं जिससे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जॉब। तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। तो कैसे फ़ायदा होगा, अगर मान लो कि 65 के अराउंड कट ऑफ जाती है और आपके मार्क्स जो हैं 63 के आसपास थे फिजिकल के बाद, ठीक है, तो आपने ये तो क्वालिफाई कर लिया पर आपको मेडिकल के लिए कॉल नहीं आती, तो आपका इसमें फ़ायदा होगा। जब बच्चे छोड़ के जाएंगे तो उनको फिर से बच्चे रखने पड़ते हैं। मैंने खुद देखा है कि बच्चों को कई 2-2 3-3
4-4 5-5 महीने बाद भी जो है उनको मेल आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया या जैसे जैसे, ठीक है। तो आपको उम्मीद बनाए रखनी है कि मैं इस बार थोड़ी सी तैयारी कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लें इस CBT 1 के लिए। उसके बाद CBT 2 को काफ़ी टाइम पड़ा होगा, उसके लिए जम के तैयारी कर लेना। उसके बाद फिजिकल के बारे में सोचना। तो इन चीज़ों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, फिजिकल और मेडिकल की। मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियोस बना कर अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी। मैंने एक वीडियो बनाया था ज्वाइनिंग एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक, वो भी बच्चों ने काफ़ी पसंद किया है। उसको में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं, वो भी वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि एक और वीडियो बनाई थी कि क्या क्या काम करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी। हर एक क्वेरी का मैं जवाब ज़रूर दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे रहा हूँ। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, मैंने बताया कि टॉपिक वाइज आपको तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे, जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी, उसका अलग अलग से, जैसे जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन रहे थे प्रीवियस पेपर में, आपको एक वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। मैं आपको जो है जितने भी MCQs रहेंगे, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको सारे करवा दूंगा, ठीक है। जनरल साइंस के अलग से, मैथ के अलग से, ठीक है, रीजनिंग के अलग से, मैं सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे हो जाएगी हेल्प। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपका डाउट है, तो मुझे कमेंट करके पूछो, क्योंकि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता मैं तब तक आपके साथ ही रहूँगा, ऐसे आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, कि इसके अलावा आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसके जो PDF आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा मैं, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। जितने भी दिन पड़े हैं मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और फेसबुक पे भी अभी हम हैं एक्टिव, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको सीधा लिखना है एग्ज़ाम आर्डेंट, तो आपको जो ये लोगो है हमारा दिख जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आर्डेंट करके सर्च कर लेना। तो ये थी आज की सारी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।